भोपाल से अलसुबह की पहली किरण के साथ शुरू हो रहा है हमारा सफर। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र के ग्राम बनाड़ा के प्रगतिशील किसान अशोक पटेल से मिलने के लिए हरी भरी वादियों से होते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा काफिला। रास्ते में ऐसे ऐसे नजारे मिल रहे हैं जो कभी प्रकृति का खूबसूरत तोहफा सा मालूम हो रहे हैं, तो कुछ हमारी प्राचीन सभ्यता की जीवन तस्वीर नजर आते हैं। ये देखिए पशुधन की संपन्न कृषकों की सड़क यात्रा। क्षण भर को तो इसी नजारे पर नजरें ठहरने को मजबूर हो जाती हैं। कुछ देर के सफर के बाद हम कोलार डैम में पहुंच गए। हरियाली से घिरे बांध की सुरमय सुंदरता ने इस स्थान को सुंदर प्राकृतिक स्थल बना दिया है। हमारी मंजिल में जल्दी पहुंचने की मजबूरी थी और हमने धीमे होते अपनी गाड़ी के पहियों को रफ्तार दे दी। अभी हम यहाँ खड़े हैं सलकनपुर मंदिर की पहाड़ी के पास। ऊपर दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध देवी मंदिर, जहाँ देवी भक्त विंध्यवासिनी बीजासन देवी के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। चलिए हम चलते हैं ग्राम बनाड़ा की तरफ। हम आगे बढ़े और कुछ देर में होशंगाबाद की नर्मदा नदी पर बना पुल दिखाई देने लगा। नर्मदा के दोनों किनारों को जोड़ते हुए यहाँ 4 पुल बने हुए हैं। ये नजारा पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी नदी पर नहीं दिखाई देता। 3 पुल रेलवे लाइन ब्रिज के और 1 सड़क मार्ग का। ये चारों ही 50 फीट ऊंचे बनाए गए हैं। ये ब्रिज कैंटिलीवर तकनीक से निर्मित प्रदेश में पहला ब्रिज है। खर्रा घाट पर बने जिस पुल से हम गुजर रहे हैं वो 1968 में बनाया गया था। होशंग शाह शासक के नाम पर बसा रेवा तट पर होशंगाबाद। अब इसको नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं। अति प्राचीन आध्यात्मिक विरासत की धारा आगे बढ़ा रही नर्मदा नदी के नाम पर किया गया है। होशंगाबाद अपने खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से सेठानी घाट एक प्रमुख आकर्षण है। नर्मदा जयंती पर शहर में अनेक रंगारंग समारोह होते हैं। इस क्षेत्र में कृषि विकास बहुत अधिक है। ये भूमि काफी उपजाऊ है और किसानों को साल भर तवा बांध से अच्छी नहर की सिंचाई की सुविधा मिलती है। किसान फसल चक्र से खेती करते हैं। यहाँ पवार खेड़ा में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का आंचलिक कृषि अनुसंधान और कृषि महाविद्यालय स्थित है। ये देश और प्रदेश का महत्वपूर्ण गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ से गेहूं की उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। होशंगाबाद में हम कहीं भी रुके बिना आगे सिवनी मालवा की ओर बढ़े जा रहे थे। हमारी मंजिल थी नर्मदा नदी तट पर बसा ग्राम बनाड़ा। हम पहुंच चुके हैं ग्राम बनाड़ा। नर्मदा नदी के किनारे सिवनी मालवा क्षेत्र में बसा ये गांव आज समृद्ध माना जाता है। गांव में प्रवेश करते ही जब गांव में चारों ओर देखा तो यहाँ बसी खुशहाली ग्राम के खेतों में लहलाती फसल में दिखाई देती है, जिसे देखकर ही कोई भी आसानी से समझ जाता है ये है मध्य प्रदेश का ग्राम बनाड़ा, जो सिवनी मालवा क्षेत्र का एक अंदरूनी क्षेत्र है। यहाँ हरे भरे खेत बता देते हैं, यहाँ अन्नदाता का परिश्रम हर घर में सोना बरसाता है। यहाँ किसान की मेहनत लहलाती फसलों के रूप में अपना परिचय देती है। कहीं चना की खेती वो भी अलग अलग प्रजाति की, तो कहीं गेहूं की नई पुरानी प्रजाति वाली फसल झूम रही है। और तो और आम तौर पर कम ही दिखाई देने वाली हल्दी के खेत भी इस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे किसान के परिश्रम के बल पर जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और परिवार के साथ कृषि क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, किसान अशोक पटेल, जो ग्राम बनाड़ा में हमें मिले, जिन्होंने खेती के क्षेत्र में नए सोपान गढ़े हैं। इनके नाम इलाके में सफलता के दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है। इन्होंने साबित किया है कि खेती से वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो एक किसी भी अन्य क्षेत्र में रोजगार से किया जा सकता है।
जो पहले खेती होती थी बैल बक्कड़ से होती थी, लेकिन समय के साथ जो शासन की जो योजना है, कृषि विभाग जो किसानों के लिए योजना देता है, जो हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक है, बहुत से रिसर्च सेंटर है जिनमें कृषि के ऊपर अनुसंधान होता है, और वो जो टेक्निक एडॉप्ट करते हैं, उस टेक्निक को मैं धीरे धीरे उन अनुसंधान केंद्रों पर जाके और धीरे धीरे वहाँ से मैं वहाँ टेक्निक को लेके आता हूँ। वो लाने के बाद में अपने खेत में उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कृषि लाभ का धंधा बने और किसानों की आय दुगनी हो। उसमें खेतों में लहलाती फसल, साल दर साल मुनाफा बढ़ाती खेती किसानी, ये किसी का भी सपना हो सकता है। किसान अशोक पटेल का ये सपना सच हुआ मेहनत और कृषि से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा की बदौलत। जिन्होंने खेती कार्य अपने पिता के संरक्षण में शुरू किया। आरंभ पारंपरिक खेती से हुई, लेकिन आज इनके खेत बन चुके हैं सजीव तस्वीर खेती के वैज्ञानिक पद्धति की सफलता की। ये आज मिसाल बन चुके हैं दूसरे किसानों के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पटेल परिवार के पूर्वज ग्राम बनाड़ा में पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। कहा जाता है इस परिवार की पिछली पीढ़ी ने इस गांव के सुधार कार्य में बड़ा सहयोग किया था। कई उल्लेखनीय कार्यों में से ही एक था सतह को ऊंचा करने की पहल, जिसके बाद से गड्ढानुमा जमीन से ग्राम बनाड़ा ऊंचाई में बच सका और इस गांव में खेती की स्थिति बेहतर हो पाई। इन्होंने भी गांव की बादल झोला नदी किनारे सैकड़ों बांस के वृक्ष लगाए। जल संरक्षण के लिए किसान अशोक पटेल ने छोटे छोटे स्टॉप डैम भी बनाए हैं। इनके माता पिता हर सफलता का मूल मंत्र अपनों के संग को ही मानते हैं और क्षेत्र में हाई स्कूल की कमी पर खेद जता रहे हैं। मेरा मुखिया होने के नाते यहाँ के गांव को पूरा सहयोग करता हूँ काम धाम देखने के लिए। मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है गांव में सड़कें चौड़ी हो, नाली हो, अच्छी स्कूल हो, नहर अच्छी हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था। ये सभी काम हमने धीरे धीरे शासन के सहयोग से पूरे करवा लिए हैं। एक हाई स्कूल की कमी है, वो भी शायद भगवान हमारी पूरी कर देगा। बाकी और हमारी सब 6-7 भाई हम सब मिलकर खेती करते हैं और पूरे सहयोग से एक साथ ही रहते हैं। पहले कपड़े भी होती थी, खेत में भी जाती थी, पूरा काम करती थी हाथ से ही। फिर धीरे धीरे माहौल बदल गया सब, तो फिर ट्रैक्टर, अब शुरू में ट्रैक्टर आया, फिर ट्रैक्टर से काम हुआ। फिर पानी भी पहले माथे पे सिलाती थी और अब तो फिर वो मोटर लग गई, नली हो गई। तो पहले सब एक काम करती थी, अब तो पूरी व्यवस्था खूब सब अच्छी हो गई। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सफल किसान बने अशोक पटेल की जीवन संगनी भी हर कदम में इनका साथ देती हैं। मेरा एक बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है। मेरे पति खेती बाड़ी ये सब संभालते हैं और हम भी उनका सहयोग करते हैं। और खेत में अगर जरूरत लगे तो हम भी उनका मतलब सहयोग करते हैं और मजदूर लोगों को इनको ये काम बताते करते हैं। परिवार को भी संभालते हैं और घर का सारा कार्य करते हैं। हम ग्राम बनाड़ा में उन्नत खेती की जीती जागती मिसाल देख ही रहे थे, तभी गांव के मंदिर से लोक धुन सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पता चला इसे काठिया नृत्य कहा जाता है। इसमें पारंपरिक वस्त्रों में लोक संगीत द्वारा भगवान शिव की स्तुति की जाती है। बाहर गांव से साल में एक बार पहुंचने वाले ये लोक कलाकार जिस घर के आंगन में ये कला पेश करते हैं, उस घर को बड़ा ही सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ये इस क्षेत्र की परंपरा का ही एक हिस्सा है।
बेहद ही लुभावने अंदाज में सदियों पुरानी सुरमई परंपरा को देखकर हम ठिठके बिना नहीं रह सके और इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता को भी नहीं रोक सके। जो देवघट महाराज का जो बाना है, राजमती जी को ब्याने के लिए राजा की काबुल में गए थे तो उन्होंने भूरा भगत को ये दान किया था बाना। तो ये ये ले गए थे, शक्तिशाली बना के ले गए थे। तो ये शक्ति और ये बाना हम लोगों को दिया था भूरा भगत को। तो ये बाना पुरान पीढ़ी से खानदानी से लिमाड़ क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है और इसी तरीके से ये बाना को भैया लोग मानते हैं कि हमारा काम सिद्ध हो जाए तो आपको हम भजन करवाएंगे, भोजन करवाएंगे, इनकी पिरावनी करेंगे। इसलिए हम लोग गांव में घूमते हैं देव उठनी 11 से लेकिन महाशिवरात्रि तक और इसको बाना क्षेत्र से सबको पूरता है और ये लिमाड़ क्षेत्र से काठी कहा जाता है। राजधानी भोपाल से वकालत में LLB के बाद उच्च डिग्री पाने के बाद इस किसान के बेटे ने अन्नदाता बनना पसंद किया। परिवार की परंपरा के अनुसार खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने का निर्णय किया, लेकिन आधुनिक पद्धति के साथ इसके लिए विभिन्न कृषि मेलों, कृषि संगोष्ठी, देश के बड़े बड़े शोध केंद्रों का भ्रमण किया, वैज्ञानिक सलाह और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इनकी कृषि उन्नति में कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग है। जब इनको गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया था, ये तब से जो है हमारे रिसर्च स्टेशन से जुड़े हुए हैं। इनके रिसर्च फार्म पे भी हम लोग गए हैं। ये फार्म पे बहुत सारी विविधता देखने को मिली और खास बात ये थी कि जो गेहूं उत्पादन इनका दिखा उसमें जो वैरायटी में प्योरिटी थी जिससे कि कहते हैं कि मिक्सचर ना होना, तो इतनी अच्छी प्योरिटी थी, एक जैसी पूरी फसल दिख रही थी। साथ ही साथ इन्होंने और भी फसलें ली थी, इन्होंने हल्दी भी लिया था और ऑर्गेनिक पे भी इनका अच्छा खासा फोकस है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो हमारे प्रोग्रेसिव मतलब एक तरह से प्रगतिशील किसान हैं, वो जो भी नवीनतम कृषि तकनीक है उससे वाकिफ हो रहे हैं और अपने साथ साथ अपने गांव के लोगों को, अपने परिचित लोगों को भी नवीनतम तकनीक से, नवीनतम गेहूं की और अन्य फसलों की प्रजातियों से अवगत करा रहे हैं। ये मक्का की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। ये मक्के की उन्नत किस्मों को अपने खेतों पर लगाकर अधिक लाभ कमाते हैं। ये जो मक्का की वैरायटी है TML 93 वैरायटी है। ये पूसा रिसर्च सेंटर नई दिल्ली ICAR से हमने ये वैरायटी लेके आए हैं। 25,000 रुपये किलो की ये वैरायटी है। ये मेल और फीमेल इसको बना रहे हैं, हाइब्रिड इसका उत्पादन किया जाएगा। तो ये अलग अलग लगाई गई है। इसका जो लगाने का जो है एक एक रोपण किया गया है 2-2 फुट की दूरी पर मक्का का। और ये मक्का बहुत ही शानदार है किसानों के लिए। इसका बहुत ही अच्छा उत्पादन है। भविष्य में अगर किसान ये लगाता है। अंतर्वर्तीय खेती की ओर इनका विशेष रुझान रहता है और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का सपना है कि कृषि लाभ का धंधा बने और किसानों की आय डबल हो। एक साल में 2 फसल कैसी ली जाए, तो उसके लिए हल्दी एवं अरहर, ये जो 2 फसल है इसकी खेती की। इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो हल्दी है ये छांव, अगर इस पे छांव हो तो ये ज्यादा पैदा होती है। ये शैडो लविंग क्रॉप है हल्दी, तो उसके लिए हल्दी के ऊपर छांव भी हो, उसके बाद में अपने को एक अंतर्वर्ती फसल के रूप में एक दूसरी फसल भी प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए ये अरहर की वैरायटी है, राजीव लोचन अरहर और हल्दी सोना, ये वैरायटी हमने लगाई है। इसका जो लगाने का जो समय होता है ये बरसात के पहले लगती है, मतलब मई और जून के महीने में। और इसकी जो लगाने की विधि है, ये 1 एकड़ में जो मदर सूट है ये 12 कुंटल लगता है और जो फिंगर है
ये 7 से 8 कुंटल लगती है। प्रदेश सरकार ने भी इनको उन्नत कृषि तकनीक के ज्ञान अर्जन के लिए इजराइल, बैंकॉक, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की खेती पद्धति को सीखने के लिए भेजा। इन्हीं अनुभवों का निचोड़ इन खेतों में लहलाती फसलों के रूप में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे इजराइल भी खेती के लिए भेजा कि इजराइल की जो आधुनिक खेती है वो देखो। फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी मैं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ गया, वहाँ की भी मैंने खेती देखी बहुत अच्छी। और वहाँ पे जो खेती देखता हूँ उसका उपयोग यहाँ अपने यहाँ गाँव में अपने किसानों को मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अच्छी फसल के लिए उत्तम बीज के उपयोग पर जोर देते हैं। ये बीज कृषि विज्ञान केंद्रों से लेकर आते हैं। देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र बीजों की उन्नत प्रजाति की जानकारी पटेल को दूरभाष पर भी देते हैं। यही वजह है पटेल के खेतों में गेहूं, चना, मूंग, मसूर, हल्दी लगी है। ये सभी फसल उच्च कोटि के बीज की उपज है। ये गेहूं है GW 451। ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका उत्पादन पिछली वर्ष मेरे खेत में 27 कुंटल प्रति एकड़ हुआ था। इसको लगाने का जो समय है गेहूं का, ये 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसको लगा सकते हैं। 1 एकड़ में जो इसका बीज है लगभग 70 से 80 किलो तक इसको लगाना चाहिए। 1 एकड़ में 1.5 बोरी DAP मिला के और सीड ट्रीटमेंट करके, मेनकोजेब कार्बन डाइऑक्साइड से सीड ट्रीटमेंट करके फिर इसको बोया जाता है। चने के विपुल उत्पादन के लिए फसल चक्र को अपनाते हैं और देसी चने के साथ साथ काबुली की उन्नत किस्में भी लगाते हैं। बहुत ही शानदार क्वालिटी है चने की, इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और ये जो बीज मैंने लगाया है ये फाउंडेशन और ब्रीडर बीज जो रिसर्च सेंटर से लेके आता हूं मैं, और वही बीज अपने खेत में उपयोग करते हैं। अगर अपन अच्छा बीज लगाते हैं तो किसान अच्छा बीज काटता है। तो मेरी किसानों से यही सलाह है कि आप प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। अगर प्रमाणित बीज और अच्छा बीज लगाओगे अपने खेत में तो आपका उत्पादन 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। किसानों को छोटे बड़े यंत्र भी किराए पर उपलब्ध कराने से दूसरे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। साथ ही एक सीड सोसाइटी भी बनाई है जहां देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के अति उत्तम प्रजाति के प्रमाणित बीजों का संग्रह करते हैं। कि अच्छा बीज जो रिसर्च सेंटर से ब्रीडर फाउंडेशन लेके आता हूं और वो किसानों में वितरित करता हूं, उससे हमारे क्षेत्र के काफी किसान उससे लाभान्वित है। तो उनको अच्छा बीज उपलब्ध होता है। जैविक खेती के फायदों को समझाते हुए ही वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती करते हैं और जैविक प्रमाणिक संस्था भोपाल से अपनी 12 एकड़ रजिस्टर्ड खेतीहर भूमि में जैविक खेती के अनुरूप तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। ये दूसरे किसानों को बीजामृत और जीवामृत भी बनाना सिखाते हैं। किसानों से ये निवेदन है कि जो ये रासायनिक खेती करते हैं उससे कि बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारी, कैंसर की बीमारी और बहुत सी बीमारी होती है। आदमी को मेरा तो ये निवेदन है कि फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली किसान रखना चाहिए, जिसमें कि किसानों को भी लाभ प्राप्त हो। किसान को जब अच्छी कीमत मिलेगी उनकी, क्योंकि इन चीजों से बना हुआ जो पदार्थ है बहुत मेहनत से बनता है और बहुत पवित्र होता है, बहुत पौष्टिक होता है, खाने में भी शुद्ध होता है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। अगर वो व्यक्ति इन चीजों का उपयोग कोई भी अच्छे लोग करते हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी और स्वस्थ रहेंगे। जैविक खेती का अभिन्न अंग है पशुपालन, जिसके गोबर से नाडिब खाद, फास्को कंपोस्ट और केंचुआ खाद तथा जीवामृत बनाए जाते हैं। उन्नत पशुपालन में गाय की उन्नत नस्लें पालते हैं,
इनसे उत्पादित होने वाले दूध को आमदनी के लिए शासकीय डेयरी पर भेजते हैं। इस सफल किसान ने नरवाई जलाने के नुकसान समझाने के लिए मुहिम भी चलाई है। पूरे जो किसान हैं सब भूसा बनाते हैं और पूरा जो मल्चिंग करते हैं अपने खेत में, क्योंकि अगर जमीन में अगर अपन आग लगाएंगे तो धीरे धीरे जमीन के जो सूक्ष्म जीवाणु पोषक तत्व है, जिनको डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया कहते हैं, जिससे जो जीवाणु है वो सब धीरे धीरे जल के नष्ट हो जाते। क्योंकि जिस प्रकार एक भट्टी है, भट्टी में ईंट की भट्टी में अपन आग लगाते हैं तो वो जमीन बिल्कुल उपजाऊ होती है। इसलिए अगर जमीन में अगर अपन आग लगाते हैं तो उससे जमीन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, वो ईंट के भट्टे के समान हो जाएगी। तो उसका ये प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे हमारे गांव में अच्छी पैदावार होने लगी। और मेरे गांव में धीरे धीरे जब मैं अच्छी खेती करता हूं तो उसकी जो किसान उसको देखता है तो वो भी धीरे धीरे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। मैंने 10 से 12 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो टपक सिंचाई है उसका इस्तेमाल किया। किसानों को मैंने ये जागरूकता फैलाई कि जल संरक्षण करना चाहिए। इनके घर में रखे दर्जनों सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी और मेडल इनकी लगन की गवाही दे रहे हैं। 2017 में कृषि भूषण अवार्ड, 2013 में कृषि विज्ञान मेले में उत्कृष्ट कृषक का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। इस सफल किसान के कार्यों को प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कृषि अधिकारी भी सराह रहे हैं। जैसे कि हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा है किसान की खेती को लाभप्रद बनाना, उसके लिए एक अच्छे आइडियल किसान के रूप में अशोक पटेल जी काम कर रहे हैं और उनके इस काम को मैं बहुत प्रोत्साहित करता हूं। इसके साथ में एक और ऐसा काम उन्होंने लिया है कि पिछले 5 सालों से उस पूरे गांव में न सिर्फ अशोक पटेल बल्कि पूरे बनाड़ा गांव के किसान नरवाई को जलाने से रोक रहे हैं और उस नरवाई को वो लोग खेत में मिला के खाद बना रहे हैं। इससे उस गांव की उन किसानों की मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और इस नरवाई के जलने से जो पर्यावरण को हानि होती है और अलग तरीके के कितने सारे नुकसान हैं, उससे भी ये लोग बचने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार अशोक पटेल को मैं बहुत ही अच्छा किसान मानते हुए और उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार अच्छा काम खेती के हित में करते रहें। मां नर्मदा का आशीर्वाद इस क्षेत्र के सभी किसानों को मिलता रहता है। किसान अशोक पटेल को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और हिम्मत मां नर्मदा को देखकर ही मिलती है। ग्राम के गौरव ये कृषक सूरज के समान क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान बांट रहे हैं। खुशियों का उजाला बांटने की प्रेरणा हर दिन आते जाते सूरज से लेते हुए ये हर किसान की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। Da